इस क्लास में हम आगे क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के। तो आगे क्वेश्चन नंबर देखो 10.14 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे क्या लिख रखा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आपको क्या दे रहा है, कंप्लीट द रिएक्शन गिवन है, और आपको इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेंगे ना वो लिखने हैं। सिंगल स्टेप है बेटा, ये ध्यान रखना, एक एक नंबर के आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, सिंगल स्टेप है और बिल्कुल ईजी आएगा। पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कंडीशन का। अगर आपकी कंडीशन ध्यान रहेगी तो आपके लिए इजी रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है। अगर आपको फिंगलिस्टन रिएक्शन पढ़ रखी होगी तो आज इजीली देखते ही समझ में आ गया होगा, ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, ओनली हैलोजन को एक्सचेंज करेगी, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ हैलोजन को एक्सचेंज करना है। आयोडो प्रोपेन बन जाएगा, आपको पता है ना आयोडो प्रोपेन बनता है फिंगलिस्टन रिएक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में होती है। बच्चे क्या करते, बी आर को हटा के ओ एच लगा देते, इसको सोच लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट वो भूल जाते यहाँ पर इथेनॉल लिख दिया, मतलब एल्कोहलिक मीडियम। जहाँ पर KOH और एल्कोहलिक मीडियम आ जाए वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसेस होती है। मैंने अभी पीछे बताया था कि जहाँ पर बेस हो और एल्कोहलिक मीडियम हो तो वहाँ पर OH बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग बेस के, ब्रोनेस्टेड बेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो प्रोडक्ट ये बन के आता है हमारे पास, जो मेजर प्रोडक्ट आएगा। हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है जो मोस्टली बनेंगे। नेक्स्ट है, हाँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मीडियम दे दिया तो मतलब एक्वस मीडियम है, तो एक्वस मीडियम में बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। तो यहाँ पर ये हैलोजन को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, और इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करेगा। हाँ, इसमें हमारे पास क्या बन के आएगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल बन के आएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे ये दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट में CH3CH2Br और केस इन एल्कोहलिक मीडियम। तो यहाँ पर जब ये मीडियम होता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आता है, CN लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बिहेव करेगा कैसे, न्यूक्लियोफाइल के जैसे। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस वाले को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। ये उसी की टाइप का रिएक्शन है, उसी का पार्ट है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, जो ईथर बनाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसको इससे हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, इस वाले को इस वाले से एक्सचेंज कर देंगे। इस वाले, थोड़ा ध्यान सुनना फिर से, देखो जब इसको सोल्व करेंगे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही तो होता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और हमारे पास ये इथर बन के आ जाता है, मिथॉक्सी बेंजीन इथर बनेगा हमारे पास ये। अगली रिएक्शन का तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ OH को हटा के क्या लगाना है, Cl लगाना है। ये रिएक्शन तो सभी को बहुत अच्छे से पता रहती है। नेक्स्ट रिएक्शन भी आप समझ गए होगे, मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल। जहाँ पर परोक्साइड लिखा आता था वहाँ पर एंटी मार्कोनी रूल। और एक और इम्पोर्टेंट, ओनली HBr ही एंटी मार्कोनी रूल देता है, और एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, मोर नंबर हाइड्रोजन एटम। तो आप देखा इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1, तो नेगेटिव वाला 2 वाले हाइड्रोजन कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। अब अगले में भी सेम दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा, तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल फॉलो करोगे। एंटी मार्कोनिक रूल ओनली HBr और परोक्साइड की प्रेजेंस में ही देता है। अगर इसके अलावा कुछ नहीं हो तो आपको सिर्फ मार्कोनिक रूल ही अप्लाई करना है, और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट हैलोजन एसिड का वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसी के पास जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 10.17। इसमें आपको 2 हेलो एल्केन दे रखा है, 2 एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड दे रखे हैं,
और वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इजीली हाइड्रोलिसिस होगा, किससे, क्यूएच से। मतलब कौन सा इन दोनों में से फास्टली हाइड्रोलिसिस होगा एक्वस क्यूएच से। जहाँ पर एक्वस क्यूएच लिख दिया गया तो मतलब OH नेगेटिव आयन बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो आप इनके पे स्ट्रक्चर बना लोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन के आता है, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन के आता है। दूसरा वाला भी बना लेते हैं हम, ये बन के आते हैं दोनों के। अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी होता है और ये कौन सा होता है, सेकेंडरी। तो अगर आप दोनों की KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, कौन से, एक्वस KOH, तो SN2 के अकॉर्डिंग टू ये फास्ट रिएक्शन देगा, SN2 के अकॉर्डिंग तो फास्ट ये वाला देगा क्योंकि आपको पता लेस स्ट्रिक इंडेंस के अकॉर्डिंग, और SN1 के अकॉर्डिंग फास्ट ये देगा क्योंकि सेकेंडरी भी है और ऊपर से बल्कि ग्रुप भी है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। SN1 में आपको यही तो बताया जाता है कि वह पहले हैलोजन एलिमिनेट होता है, लॉस हो जाता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन, और वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाला जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही फास्ट वो क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है SN1। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये बता रहे हैं SN2 के अकॉर्डिंग तो ये फास्ट देगा और SN1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फास्ट रिएक्शन देगा। आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 10.18। आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 10.18, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, ऑर्थो और मेटा पैरा आइसोमर से, ऑर्थो और मेटा आइसोमर से। क्लियर, एक तो ये है, और दूसरा वो ये कह रहा है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा आइसोमर है बेंजीन का, उसकी सोलबिलिटी कम होती है ऑर्थो मेटा आइसोमर से। एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ये होता है हमारे पास पैरा आइसोमर, ये होता है हमारे पास ऑर्थो आइसोमर, ये वाला होता है हमारे पास मेटा आइसोमर। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट होता है क्यों, गुड सिमिट्री, अरेंजमेंट इन लैटिस साइड। जो पैराइसोमर है ना, ये गुड अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल लैटिस में, मतलब क्रिस्टल जैसी अरेंजमेंट हो जाती है। क्रिस्टल मतलब आयनिक कंपाउंड जैसी, और आयनिक कंपाउंड का आपको पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, यहाँ पर हम इसको Cl भी लगा सकते हैं, मैंने एक समझाने के लिए आपको लिया है, Cl भी लगा सकते हो। यहाँ पर जो पैरा वाला आइसोमर होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि गुड अरेंजमेंट होती है, गुड लैटिस होती है, गुड सिमेट्री होती है, और कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगा, गुड अरेंजमेंट होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों ऑर्थो और मेटा आइसोमर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर गुड सिमेट्री अरेंजमेंट नहीं होती। दूसरा पूछा है कि इसकी सोलबिलिटी कम होती है। इसकी सोलबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, बट इन दोनों का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। तो इनमें कुछ पोलर करैक्टर होते हैं, तो पोलर करैक्टर होने के कारण ये वाटर में ईजिली सोल्युबल हो जाते हैं। कुछ पोलर करैक्टर होने के कारण ये वाटर में क्या होते हैं, ईजिली सोल्युबल हो जाते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक के लिए। बट यहाँ पर तो इसका पोलर करैक्टर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 है। तो जब ये पोलर है ही नहीं, ये नॉन पोलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये वाटर में सोल्युबल नहीं होता, क्योंकि रूल यही कहता है लाइक डिजोल्व लाइक।